बड़ी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फतेहाबाद में प्रगति रैली को किया संबोधित। कहा, भाजपा सरकार ने व्यवस्था ठीक कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश में किया एक समान विकास। केंद्र सरकार ने रेल बजट में हरियाणा को दी सौगात। पिछली बार से कई गुना ज्यादा मिला बजट, सीएम ने जताया आभार। प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखा असर। सरकार ने दोपहर बाद डॉक्टरों से बातचीत के लिए बुलाई बैठक। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकारों से की बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील। फ्री बिजली की प्रथा को बताया गलत। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फतेहाबाद अनाज मंडी में प्रगति रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार में हरियाणा एक और हरियाणवी एक की भावना से समान विकास किया है। पूरे प्रदेश को क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर देखा गया है। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके बही खाते खराब हैं वो आज हमारे 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। पहले वे अपने गिरेबान में झांके। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश में सबसे बड़ा काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। मुख्यमंत्री ने जिले में 10 साल के काम भी गिनवाए। गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से आईटीआई की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई आईटीआई के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका, रतिया, भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टोहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। रतिया में लघु सचिवालय भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद हल्के की विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विकास के जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। प्रदेश के आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनेक ऐसी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने की सोच रखने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ आप सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर इस यहाँ पर आज हमारे 2 विधायक आपके सामने मंच पर आसीन हैं। इसकी संख्या डबल करने का काम आप सबसे निवेदन करूंगा। इसकी संख्या डबल करके आपने देनी है और नायब सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रयास से। केंद्र सरकार ने रेल बजट में हरियाणा को कई सौगातें दी हैं। राज्य में रेलवे के लिए हुए बजट आवंटन में भारी वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा को 3,383 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में निरंतर रेलवे बजट में वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के समय हरियाणा के लिए रेलवे का बजट औसत 315 करोड़ था, जबकि आज पिछली सरकार की तुलना में बजट में 11 गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 15,875 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स हरियाणा में चल रहे हैं। 1,195 किलोमीटर में नए ट्रैक बनाने के लिए प्रदेश में 14 परियोजनाएं जारी हैं। साल 2014 के बाद से प्रदेश में 508 रेल लाइव ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश को आवंटित बजट पर बातचीत करते हुए अंबाला मंडल के डीआरएम ने बताया कि इस बार बजट में हरियाणा के लिए जो बजट आया है वो पिछली बार से 11 गुना ज्यादा है। कुल 3,383 करोड़ आवंटित हुए। इससे जारी परियोजनाओं
तेजी से आगे बढ़ेंगे और रेलवे का नेटवर्क मजबूत होने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास होगा। अम्बाला रेल मंडल के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बजट आया है, जिसमें नंगल डैम तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ का आवंटन है, चंडीगढ़ बद्दी के लिए 300 करोड़, भानीपुर बिलासपुर के लिए 1700 करोड़ और भटिंडा के लिए जो काम चल रहा है उसके लिए 99 करोड़ का आवंटन हुआ है। तीन 383 करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जो पिछली सरकार यूपीए सरकार के एलोकेशन के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है। हरियाणा में 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। उसके अलावा 2014 से 2024 के बीच में 508 फ्लाईओवर्स ऑब्लिक रेल अंडरब्रिजेस आरयूबीज का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 34 अमृत स्टेशन का काम चल रहा है। इसमें अम्बाला डिवीजन में जगाधरी, अम्बाला सिटी और कालका स्टेशन शामिल है। नंगल डैम तलवाड़ा न्यू लाइन प्रोजेक्ट है, इसके लिए इस साल 500 करोड़ का एलोकेशन है। चंडीगढ़ बद्दी के लिए 300 करोड़ का एलोकेशन है और भानुपल्ली बिलासपुर प्रोजेक्ट के लिए 1700 करोड़ का एलोकेशन है। इसके अलावा राजपुरा बठिंडा जो डबलिंग का काम चल रहा था उसको कंप्लीशन के लिए 99 करोड़ का एलोकेशन है और लुधियाना किला रायपुर के लिए 66.5 करोड़ का एलोकेशन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट को देश के हित वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया, साथ ही इस बजट में महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। यह बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और क्योंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास 2 विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ मोबला, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। आज प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर नजर आया। दोपहर बाद हरियाणा सरकार और डॉक्टर एसोसिएशन के बीच बैठक शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव समेत बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टरों की हड़ताल का फरीदाबाद में मिला जुला असर देखने को मिला। इमरजेंसी में मरीजों को देखने के लिए वैकल्पिक डॉक्टरों की व्यवस्था की गई थी। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद और पलवल में हड़ताल पूरी तरह बेअसर रही। कई इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे और मरीजों को परेशानी नहीं होने दी गई। हमारे यहाँ पे व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। सारी ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स हैं और एब्सेंट डॉक्टर लगभग 30% हैं, ज़्यादातर 70% डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं। हमारी पोस्टमार्टम व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, लेबर रूम व्यवस्था और निक्यू व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे थोड़े बहुत जो डॉक्टरों की कमी है उनको हमने डीएनबी के डॉक्टर हैं, एनएचएम के डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और हम पूरी तरह से तैनात है और कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 महीने के लिए आते हैं, डीएनबी के डॉक्टर और एनएचएम के डॉक्टर जो हैं उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको लगाया है और वो पूर्ण रूप से कार्य संभाल रहे हैं। उधर यमुनानगर में 35 डॉक्टर में से 21 डॉक्टर हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते कुछ मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन सहित अन्य प्रोजेक्ट में लगे डॉक्टर्स की सेवाएं लेकर हालात को सामान्य बनाने का प्रयास किया। हमारा कोई भी विभाग सफ़र नहीं कर रहा है, चाहे वो पीडियाट्रिक्स बाल रोग विभाग है, चाहे वो गायनी स्त्री रोग विभाग है, चाहे वो मेडिसिन ओपीडी है, चाहे वो हमारा इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि जिसमें हम मेडिको लीगल केसेस को डील करते हैं, पोस्टमार्टम केसेस को डील करते हैं, या हमारी आईओपीडी है, डॉक्टर विपुल गोयल आईओपीडी देख रहे हैं। मतलब लगभग हमारा ब्लड बैंक है या हमारे जितनी भी सेवाएं हैं वो ठीक तरह से चल रही हैं और हमारे ज़िला वासियों
को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आप वो दवाई भी ले रहे हैं और वो उनका इलाज भी हो रहा है। आज के दिन कोई मतलब ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। उधर नारनौल के सरकारी अस्पताल में 18 डॉक्टर हड़ताल पर रहे। अस्पताल में मरीजों को नहीं देखने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान अनिल यादव ने बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर हड़ताल की जा रही है। इनमें एसएमओ की सीधी भर्ती न करके गजट नोटिफिकेशन निकालना, पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा कोर्स करने पर बॉन्ड की राशि 1 करोड़ रुपए से कम करना आदि शामिल है। तो प्रमुख हमारी 4 मांगे हैं। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उसको रोकने के बारे में हमारा सरकार को ये था कि गैजेट नोटिफिकेशन करवाया जाए और ताकि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रुक सके। दूसरी जो हमारी मांग थी कि स्पेशलिस्ट काडर एक अलग से बनाया जाए। अभी जो है डॉक्टर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में बिजी रहता है, कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी किसी पुलिस केस के लिए जो है बयान दर्ज करवाने पड़ते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर जो है अपना समय मरीजों को कम दे पाता है। तो हम चाहते हैं एक स्पेशलिस्ट कैडर बन जाए ताकि स्पेशलिस्ट सिर्फ अपना स्पेशलिटी के हिसाब से काम कर सके। तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि केंद्र के समान हमें भी 4 एसीपी दी जाए। 4, 9, 13 व 20 साल की सेवा के बाद जो एसीपी है वो हमें मिले। हड़ताल के चलते मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इलाज के लिए पृथ्वीपुरा से आए सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वे सुबह से अस्पताल में भटकते रहे लेकिन इलाज नहीं हो पाया। से आया हूँ मेडिकल के लिए, डिपार्टमेंट ने मेडिकल मांगा हुआ है, तो इसलिए अब मैं लाइन में भी लग लिया और कहते हैं डॉक्टर हड़ताल पे। पता नहीं कितने दिन तक इनकी चलेगी। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। होगी परेशानी तो होगी। अब मैं ड्यूटी पे से आया हूँ, फिर कल फिर ड्यूटी पे आऊँगा। मतलब वहाँ से भी ड्यूटी पे से आना पड़ता है। उनको बोल करके साहब मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा भी अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे की हड़ताल पर रहे। जैसा कि नागरिक अस्पताल के बाहर ही 2 घंटे का धरना लगाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के जिला प्रधान राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस, केंद्र के समान ग्रुप सी से ग्रुप बी में करने, रिक्त पदों पर भर्ती आदि शामिल है। तो हम आज वर्चुअल मीटिंग करेंगे और आगे की कार्रवाई जो हमारी की जाएगी। हमारी प्रमुख मांगों में है कि हमें 7200 का नर्सिंग अलाउंस दिया जाए, जो कि केंद्रीय तर्ज के ऊपर जो नर्सिंग ऑफिसर्स को दिया जाता है, जो हमें हमारे हरियाणा में जो नर्सिंग अधिकारी जो करे तुमको नहीं मिलता है। तो हमें प्रमुख मांग जो हमारी है वो 7200 नर्सिंग अलाउंस की है। इसके अलावा हमारा जो नर्सिंग अधिकारी का जो कैडर है उसको ग्रुप बी में रखा जाए, ये हमारा पुरानी मांग है। इसके ऊपर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जितने भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के पद हैं और जो मैट्रन के पद हैं वो समय समय प्रमोशन की एक नीति बनाई जाए और समय समय पर उन पर भरा जाए। इसके अलावा जो हमारे नर्सिंग अधिकारी है जिनके पास एमएससी नर्सिंग की हुई है, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई है, बीएससी नर्सिंग की हुई है, उनको जो है पदोन्नति करके उनको जो नर्सिंग स्कूल हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके अंदर उनको प्रमोशन के रूप में उनको वहाँ पर रखा जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकारों से बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फ्री बिजली की प्रथा गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। आज बिजली का जिस प्रकार का क्षेत्र एक ऐसा हो गया महत्वपूर्ण कि उस क्षेत्र को अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उसको पैरों को नहीं खड़ा किया, तो उसका जो असर सीधा सीधा जनता पर भी जाता है, प्रदेश सरकारों को भी जाता है। तो प्रदेश सरकारों को यदि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने अस्तित्व को ठीक से आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। और जनता को, क्योंकि एक पावर इज ए कम्युनिटी, सेलेबल कम्युनिटी है, इसका कोई उपयोग करता है तो उतने पैसे भी उनसे लेने चाहिए। ये फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हो गया है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में विशेष समरी संशोधन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर नए वोट बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के मुताबिक पूर्व संशोधित गतिविधियां 1 अगस्त 2024 तक की जाएंगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 2 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियां 2 से 16 अगस्त 2024 तक दर्ज करवाई जा सकती हैं, जिनका निपटारा 26 अगस्त तक किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ को उपस्थित रहने के लिए 3, 4, 10 और 11 अगस्त की तिथियां जारी की गई हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को
इन तिथियों में बीएलओ से संपर्क करने को कहें और अपने पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद रहें। पात्र नागरिक अपना वोट जरूर बनवाएं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया जाएगा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। पहले संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 25 जुलाई को प्रकाशित की जानी थी। परिवहन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला के गांव स्माइलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थी को रिहायशी प्लॉटों के प्रमाण पत्र वितरित किए। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 79 लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रतिदिन नई नई योजनाएं क्रियान्वित कर लोगों को इनका लाभ देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मात्र प्लॉटों के नाम पर कागज देने का काम किया था। वर्तमान सरकार लोगों को रजिस्ट्री के साथ साथ उनको मालिकाना हक देने का काम भी कर रही है। आज हमने इस्माइलपुर के अंदर एक पुराना कांटा जो चूहो रखा था, कांग्रेस ने 2011 से प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ करा दी थी, कब्जा नहीं दिया था। आज ऐसी 89 परिवारों को जो है कब्जा दिलवाने का काम भी किया है। ये कांग्रेस के बोए हुए कांटे हैं जिनको हम नायब जी के नेतृत्व में लगातार निकालने का काम कर रहे हैं और ऐसा लगातार आगे चलता भी रहेगा। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने सभी जिलों में एक विशेष अभियान चलाकर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गठित स्कूल प्रबंधन कमेटियों के माध्यम से शिक्षा के स्तर पर ऊंचा उठाने की पहल शुरू की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14,500 के लगभग स्कूल हैं। इनमें अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से भर्ती प्रक्रिया चलाई गई है। एसएससी और HKRM के तहत अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। हम अपने हर ज़िले में जा करके जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, असल में ये सरकार जिन परिवारों के लिए काम करती है या असल में वो लोग जिन परिवारों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल की सेवा लेते हैं, हम उन पेरेंट्स को मिल करके उनके सुझाव लेना चाहते हैं कि हम और बेहतर कैसे करें। और दूसरा, उन्होंने 2014 के बाद और 14 से पहले वाले में क्या बदलाव महसूस किया। बहुत सारे स्कूल हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने बना करके दिए। अब लगभग 125 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ से या तो जनता को हम समर्पित करेंगे और बहुत सारे स्कूलों का हम फाउंडेशन स्टोन रख के नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। इस पहल के तहत हर जिला में शिक्षा मंत्री पहुंचकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों और अध्यापकों से मिलकर प्रदेश की शिक्षा में क्या नए नियम स्थापित किए जा सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ये बताया गया है कि हम स्कूलों के अंदर जाएं और वहाँ की जो पढ़ाई है वहाँ की ठीक करवाई जाए और उसके जो कार्य क्षेत्र है उसकी जो सख्तियाँ हैं एसएमसी की उसके बारे में बताया गया है। अगर स्कूल प्रबंधक कमेटी और स्कूल आपस में मिलकर अच्छे कार्य करेंगे तो पढ़ाई में रिजल्ट भी आएगा। स्कूल लेवल पर जो कमियाँ हैं वो मैडम ने ये बताया कि उसको सुधार करके कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के द्वारा उसको ध्यान देके उसको पूरा कराया जाए। ये जब पूरे ब्लॉक लेवल पे जब स्टार्टिंग होगी कमेटी बनेगी उसको देख रेख में स्कूल वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके हिसाब से सब एसएमसी के द्वारा जो कमेटी बनाई जाए उसकी देख रेख में जो काम किया जाएगा उससे सक्सेस हो जाएगी। हमने अपनी हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए एक स्टॉल लगाई है जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बच्चों को ये बताने के लिए प्रदर्शनी की वो हमारी संस्कृति को जाने और पहचान कर सके कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश के सर्वांगीण विकास में आयकर विभाग के योगदान की सराहना की। वो कल चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में आयोजित 165वें आयकर दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयकर दिवस के ऐतिहासिक महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने नागरिकों के बीच कर अनुपालन और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र आयकर के माध्यम से कैसे राष्ट्रीय राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आयकर स्लैब को भी सरलीकरण करते हुए पहले की छूट को जारी रखते हुए 25,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को बढ़ाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आयकर दाता अपनी आय में से देश के विकास के लिए सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार कुछ हिस्सा ईमानदारी से सरकार को
देता है। आज यहाँ सम्मानित होने वाले टॉप आयकर दाता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, महसूस होंगे कि उनके द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग देश के विकास में किया जा रहा है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आम्रपाली दास ने प्रत्यक्ष कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया, जो 1947-48 में 100 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 19 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। उन्होंने आमजन की सहूलियत के लिए कर कानूनों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं को बढ़ाने और कुशल कर संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में आयकर विभाग के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। From just about rupees 100 crores in 1947-48 to rupees 19.5 lakh crores in the financial year 23-24, a staggering 19,000-fold increase in the last 75 years since India became independent. This remarkable growth in direct tax revenues has been instrumental in the development and growth of our nation. Several factors have contributed to this significant increase in tax collections. Simplification of tax laws, rules, and procedures has made it easier for taxpayers to fulfill their obligations. सावन माह में कांवड़ियों का हरिद्वार से कांवड़ लेकर हरियाणा के यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए राजस्थान को जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरिद्वार से कुरुक्षेत्र के रास्ते कैथल आकर कांवड़िए के जत्थे सुबह शाम गुजर रहे हैं। कैथल में श्री नीलकंठ कांवड़ सेवा संघ पिछले 17 सालों से भोले बाबा के भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए हर साल 2 बार भंडारा और शिविर का आयोजन करता आ रहा है। इस शिविर में कांवड़ियों के विश्राम, खान पान, दवाइयों और जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। दिन रात भारी संख्या में कांवड़िए कैथल के इस भंडारा कांवड़ शिविर में रुककर विश्राम करते हैं और जलपान कर आगे बढ़ते हैं। कैथल में रुके कांवड़ियों ने बातचीत में कहा कि हम अपने परिवार और हरियाणा प्रदेश में सुख शांति की कामना को लेकर हर साल कांवड़ लेकर आते हैं। हरिद्वार से राजस्थान तक का लंबा सफर वह भोले बाबा की कृपा से कांवड़ उठाकर पैदल पूरा करते हैं और कांवड़ लाकर बड़ी खुशी और शांति की अनुभूति होती है। कांवड़ लेके आ रहा हूँ मैं ये, और कांवड़ में ये लाती बार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा के दरबार में दर्शन हुए मेरे को, और हर बार लेके आऊँ मैं, हर साल आऊँ कांवड़ लेने। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले सूरतगढ़ तहसील के गांव डाबन जलार में जाएंगे हम। आप पहली बार जा रहे हैं। हमारे वहाँ परपाटा धाम, जो वहाँ पर भगवान शंकर की कृपा से गांव को उन्होंने बारिश से बचाया था। 7 दिन में पूरा गांव पानी से भर गया था। वहाँ फिर 7 दिन के बाद वहाँ जमीन फटी बाबा भोलेनाथ की कृपा से, तो उन्हीं की कृपा से गांव बच पाया। अच्छी पेड़ी से कांवड़ लेके आ रहे हैं और इस संस्था का भी हम धन्यवाद करते हैं। जो इनके सदस्यों ने इनकी कमेटी बना रखी है तो वो अच्छी सेवा करते हैं। और हम कांवड़ इसलिए लेके आए हैं कि हमारा परिवार और हमारा गांव, हमारा देश उन्नति करे, सुख शांति रहे। मैं 5वीं बार कांवड़ लेके आया हूँ और कांवड़ लाने से मेरे को बहुत दिल से मेरे को बहुत तसल्ली होती है। मेरा परिवार अच्छा रहता है और मैं जब भी कांवड़ लेके आया हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं अपने गांव जाऊंगा और जल चढ़ाकर जय शंकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल दिवस के मौके पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री शिनकुनला सुरंग परियोजना का वर्चुअल रूप से पहला विस्फोट भी करेंगे। यह 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग लेह को सभी परिस्थितियों में देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाने वाली यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इस सुरंग से न केवल सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही होगी, बल्कि इससे लद्दाख को आर्थिक और सामाजिक रूप से बढ़ावा मिलेगा। कारगिल युद्ध में हरियाणा के कई वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। ऐसा ही एक नाम अंबाला के अमर जवान मंजीत सिंह का है। मंजीत सिंह कारगिल युद्ध में हरियाणा के पहले बलिदानी थे, जिनकी शौर्य गाथा हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। मंजीत सिंह महज 18.5 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। गांव कांसापुर के मंजीत सिंह सन 1998 में 8 सिख रेजिमेंट अल्फा कंपनी में भर्ती हुए थे।
शहीद मंजीत के पिता गुरचरण सिंह और मां सुरजीत कौर का कहना है कि उन्हें अपने बेटे मंजीत सिंह के बलिदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हर किसी को देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। उन्होंने केंद्र सरकार का भी आभार जताया जो शहीदों के परिजनों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और शहीदों को इतना सम्मान दे रही है। हमारे बेटे ने देश के लिए बहुत महान काम किया है, हमारा नाम रोशन किया है, हमारे बाप का नाम रोशन किया है, वो भी आर्मी सर्वेंट से, और हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। हमको बहुत प्राउड है, मान है हमारे बच्चे के ऊपर, जो कि हरियाणा का पहला शहीद होने वाला बच्चा है कारगिल में टाइगर हिल पे। 18.5 साल की थी उस टाइम। हमारे को पूरी फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब कुछ गवर्नमेंट से हर सुविधा है। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे को इनवाइट करते हैं, वो इज्जतमान पूरा मिलता है। शहादत देख के छोटे बच्चे की अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे को गैस एजेंसी अलॉट की, हमारा पूरा ख्याल किया, ध्यान रखा पूरा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई हमको किसी बात की दिक्कत नहीं है। बेटा बहुत वादा है, बड़ी शहादत दे के देश की सेवा की। बस पता लगना है, बंदे आए जी उन्होंने दसिया भी थोड़ा बेटा शहीद हो गया है, बस तुहानू पता ही है फिर जो कुछ होना है। बड़ा बेटा भी आया हाँ छुट्टी, बस फिर तुहानू पता ही चीख थाड़ी पैना। कारगिल च होया, बाकी हरियाणा का पहला है, तो बाकी उम्र बहुत घट है, 18.5 साल का भर्ती हो गया। गांव कंसापुर के रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें शहीद मंजीत सिंह की शहादत पर गर्व है, जिसने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में सभी बलिदानियों में मंजीत सिंह सबसे कम उम्र के थे। 99 में जब शहीद मंजीत सिंह जब शहीद हुए थे, तो भारत सरकार ने इनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए इनका एक गेट बनाया, ये स्मारक बनाया, और इनके नाम से एक गैस एजेंसी दी, जो कि अब हमारे पूरे एरिया को कवर कर रही है, जिसकी बदौलत हमारा एरिया और ज़्यादा फल फूल रहा है। ये हमारे देश के सबसे कम उम्र शहीद हैं, क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग हुई थी तो पहली छुट्टी के बाद ये जब वापस गए थे अपनी यूनिट में, तो सीधा इन्हें कारगिल भेजा गया था। शहीद मंजीत सिंह हमारे गाँव के हैं, ये 1999 में कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे और बहुत कम उम्र में इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। हमें हमारे गाँव वालों को इनकी शहादत पर गर्व है। जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनकी कुर्बानी, बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए थे और बहुत ही ताकत से लड़े थे। आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 4 दिवसीय अंतर सीमांत स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का कल शुभारंभ हुआ। 27 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पश्चिमी कमांड के महानिरीक्षक अशोक तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि अंतर सीमांत प्रतियोगिताएं किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को निखारने का काम करती हैं। पिछले दिनों हुई स्पर्धाओं में आईटीबीपी के हिमवीरों और हिमवीरांगनाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईटीबीपी की पहचान यही रही है कि इनका डिसिप्लिन और इनके हीरो का जो एक समझिए कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी वो पूरे देश में मानी जाती थी। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो सुनता था जितने वीआईपी हैं वो सभी आईटीबीपी के कमांडोज आईटीबीपी की सिक्योरिटी चाहते थे, उसकी वजह यही। तो आज यहाँ ईटीसी ने मुझे आमंत्रित किया था, जो इनके विभिन्न इंटर कंट्री प्रतियोगिताएँ हो रही हैं। इस तरह की प्रतियोगिताएं जब होती हैं तो एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का टेस्ट होता है कि क्या वास्तव में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। दूसरा, जिनके स्किल्स हैं, जो इनका इंड्योरेंस कैपेबिलिटीज़ है, उसका भी टेस्ट होता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं और अपने अपने स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बल जैसे आईटीबीपी है, यहाँ टीम वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बहुत इस प्रतियोगिता में कुल 287 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने खेलों को खेल भावना से खेलने की शपथ ली और मार्च पास्ट किया। केंद्र के महानिरीक्षक एपीएस निम्बाड़िया ने बताया कि इन खेल प्रतियोगिताओं में 20 किलोमीटर की वॉक, 400 मीटर, 1000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप आदि खेल आयोजित हो रहे हैं। इस बार हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, जो ऑल इंडिया ड्यूटी मीट में जो कमांडो का जो नया प्रारूप है उसी के अनुसार हमने यहाँ भी किया, ताकि एक अच्छे हम कमांडो अपनी बल से निकाल सकें, जिसमें कि इनके पॉइंट टू पॉइंट एंड नाइट नेविगेशंस हैं और इनके जो है ऑब्स्टिकल्स के अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं। और साथ के साथ जो कैनन एंड एक्वेटिक फर्स्ट एड है, इसमें भी हमने अब की बात चेंज किया है कि एक इनको सिचुएशन दी गई है कि जैसे कोई डॉग है
एंटी नेशनल वगैरह में इसके जाता बाद है, यदि वो लैंड माइन में demonstration उसका शुरू हो पैर रहा। गुरुवार को देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत थी और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।